कमरा बिल्कुल वीरान पड़ा था। कमरे में अंधेरा था। बेड पर नीम अंधेरे में एक ही वजूद नज़र आ रहा था और वो इंसान जानता था वो वजूद किसका है। आज यहाँ आने के पीछे उसका बहुत गहरा मकसद था। वो मकसद अपने भाई के कत्ल का था। हाँ, वो आज यहाँ अपने भाई के कत्ल की साजिश लेकर यहाँ आए थे। अरूज अक्सर उस कमरे में होती थी लेकिन आज यहाँ नहीं थी। शायद वो अपने शोहर के साथ होगी आज रात। सोचकर वो कदम दर कदम बेड की तरफ बढ़ा रहे थे। साइड पर तकिया उठाते उन्होंने उस कोमा में पड़े वजूद के चेहरे पर दबा दिया। जब अचानक ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अरूज चीख उठी थी। उसे समझने में एक लम्हा नहीं लगा था कि अंधेरे कमरे में मौजूद वो शख्स उसके बाप को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उसकी आखिरी सांसों को लूटने की कोशिश कर रहा है। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चीख रही थी जब वो आदमी बौखलाकर बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन तेज़ी से उस कमरे में आते ज़बर से टकराने पर वो उसकी फौलादी वजूद का मुकाबला नहीं कर सका। ज़बर ने एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया, जबकि तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल होते बारिक ने कमरे की लाइट ऑन की। जबकि अरूज की चीखें सुनकर शहीर भी भागते हुए वहाँ पहुँचा था और लम्हे में सारी सिचुएशन समझकर उसने अरूज को देखा जो वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी अभी तक बुरी तरह से कांप रही थी। जबकि गुस्से से ज़मीन पर पड़े उस वजूद की तरफ बढ़ते उसने उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया और फिर बिना उसकी उम्र का लिहाज किए उस पर मुक्कों और घूंसों की बरसात कर दी। जबकि बारिक अब बेड पर लेटे उस वजूद को देख रहा था जो काफ़ी बेहतर हालत में था। खुदा का शुक्र हुआ कि कुछ भी अनहोनी होने से पहले वो यहाँ पहुँच चुके थे। अरे बेटा, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं तो सिर्फ उसको देखने आया था। तुम लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। मैं अपने भाई की जान थोड़ी ना लूँगा। अरूज बेटा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो उन्हें घसीटते हुए बाहर ले आया जहाँ आहिस्ता आहिस्ता घर के सब लोग जमा हो चुके थे। सिचुएशन को समझने में ज़्यादा वक्त किसी ने नहीं लगाया। हाँ लेकिन उस वक्त कोई बहाना बना नहीं पा रहे थे। हाँ लेकिन उस वक्त ताया जान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पकड़े जाने के डर से वो उस वक्त कोई बहाना नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अपना जुर्म भी कबूल नहीं कर पा रहे थे। ये अलग बात थी कि अरूज ने अपनी आंखों से उन्हें अपने बाप को मारते हुए देख लिया था और उस वक्त वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी, जबकि ताया अबू दुहाइयाँ दे रहे थे। ये तो अब पुलिस आकर बताएगी कि आप वहाँ क्या कर रहे थे और क्या नहीं। मैं अपने ऑफिसर को फ़ोन कर चुका हूँ, वो फोर्स लेकर आ ही रहा है आप लोगों को अरेस्ट करने के लिए। ज़फ़र ने उन्हें देखते हुए कहा, जबकि पुलिस का नाम सुनकर ही वो खौफजदा हो गए। अरे अरे, मेरे शोर को क्यों पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? तुम लोगों को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। वो उन्हें देखते हुए बोल रही थी, जबकि दूसरी तरफ तो जैसे कोई असर ही नहीं था। सिर्फ आपके शोर को नहीं बल्कि आपको भी पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी ताई जी, क्योंकि आप भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं और यकीनन आप लोग इसी प्लानिंग के तहत यहाँ आए थे और आपकी ये प्लानिंग कामयाब होने की बजाय आप पकड़े जा चुके हैं। अरे हमने कुछ नहीं किया। हम लोगों पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हो और हमारी बेटी को हमारे खिलाफ़ करने की कोशिश कर रहे हो। ताई अम्मी की निगाहें तो सीधी अरूज पर जा टिकी थी, जो मुसलसल ज़मीन को घूरते परेशान सी खड़ी थी। अरे अरूज बेटा, तू ही बता, क्या तेरे ताया तेरे बाप को मारने की कोशिश कर सकते हैं? अरे खून का रिश्ता है, सगे भाई हैं वो एक दूसरे के, क्या एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे? वो मेरी बच्ची, बोल तू ही बता अपने शोर को और इसके भाई को कि इन लोगों को गलत फहमी हुई है। जब अचानक ही शहीर अरूज के आगे आकर खड़ा हो गया। अब इस मामले में अरूज कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो सिर्फ अरूज के ही नहीं मेरे भी बाबा हैं और मैं हरगिज़ आप लोगों पर एतबार करके अपने बाबा को किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा। वो उन्हें काफ़ी सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला, ज़बर भाई आप पुलिस को बुलाएं। इन लोगों पर अब मैं भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने खुद ताया अब्बू को अपनी आंखों के सामने बाबा जान को मारने की कोशिश करते देखा है। वो बोली तो ताई अम्मी ने बेयकीनी से उसे देखा। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि वो उनके खिलाफ जा सकती है। मेरी बच्ची, तू ये क्या बोल रही है? वो उसकी तरफ बढ़ी थी, जबकि वो शहीर के पीछे हो गई और चेहरा उनकी तरफ से फेर लिया। मतलब साफ था कि वो उनकी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं। बस सुन लिया जवाब अरूज भाभी का भी। आपको सुकून मिल गया होगा। अब बाकी बातें जेल में होंगी। ज़बर की आवाज़ सुनाई दी। अरूज भाभी, हो सकता है आपकी गवाही की ज़रूरत पड़े। आप चश्मदीद गवाह हैं इस वाक़े की, क्या आप गवाही देंगी? ज़बर ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल ज़बर भैया, मैं गवाही ज़रूर दूंगी। इन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को जान से मारने की कोशिश की है। इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाइएगा। मैं इन लोगों को अपने सगे रिश्ते समझती थी। मैं समझती थी कि ये मेरे अपने हैं जो मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मुझे क्या पता था यही आस्तीन के सांप
सांप हैं। आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आप जिस तरह की गवाही चाहेंगे मैं दूंगी, वो रोते हुए बोली, जबकि ज़बर ने बाहर तेज़ रफ्तार में आते पुलिस एहलकारों की आवाज़ सुनी। आप फिक्र ना करें अरूश भाभी, आपके मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा ही मिलेगी। आप अपने बाबा का ख्याल रखें, ये लोग अब मेरी जिम्मेदारी हैं। ये आपको या आपके बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब से इस केस को मैं खुद हैंडल करूंगा। वो उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि पुलिस अंदर दाखिल हो चुकी थी और अब वो उनको गिरफ्तार करने का हुक्म भी सुना चुका था। उन्हें पुलिस के तकरीबन 7 से 8 नौजवान उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जो तेज़ी से उन लोगों को गिरफ्तार करते हथकड़ियाँ लगा चुके थे। उनका रोना पीटना सब धरा का धरा रह गया। पुलिस ने उनकी एक भी बात ना सुनी थी। बस उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि ज़बर का ऑर्डर था और वो सब लोग ज़बर के अंडर काम करने वाले थे। फ़ौरन ही उसके हुक्म की तामील करते उन लोगों को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। वो लोग चीखते रोते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर कान नहीं धरे। अरूश वापस अपने बाबा के कमरे में आ गई, जबकि आहिस्ता आहिस्ता सारा ही हॉल खाली हो चुका था। शहीर अपने कमरे में जा चुका था, जबकि ज़बर और बारिक अपने अपने कमरे में जा चुके थे। फ़िलहाल के लिए मामला यहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन आने वाला कल यकीनन अरूश की ताई अम्मी और ताया अब्बू के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला था, क्योंकि इस केस में ज़बर पर्सनल तौर पर बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। वो दोनों वापसी का सफ़र तय कर रहे थे। सुबह होते ही वो होटल से निकल आए थे, क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं था वैसे लोगों के बीच में रहने का। इज़ा ने रात से उससे कोई बात नहीं की थी। कमरे में आने के बाद वो खामोशी से बेड पर लेट गई और थोड़ी देर में नींद ने उसे आ लिया, जबकि वो सारी रात उसके बिल्कुल करीब बैठा रहा, उसका चेहरा देखता रहा। अब तक अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आया था कि इज़ा ने उस पर यकीन किया था। सुबह उठकर इज़ा ने सबसे पहले अपना सारा सामान पैक किया और उसे चलने के लिए कहा। वो बिना किसी तरह का एतराज़ किए उसके साथ चल निकला। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि इज़ा आराम से उसके साथ बैठी थी। मुझे भूख लग रही है, वो अचानक से बोली, तो दामियार ने एक नज़र उसे देखा। इज़ा मेरी जान, इस वक्त मैं फ़ौरन से तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता। हाँ, लेकिन इस इलाके से थोड़ा आगे की तरफ एक बाज़ार हो सकता है। इस इलाके से थोड़ा आगे बाज़ार की तरफ हो सकता है हमें कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाए। तो फिर जल्दी से गाड़ी चलाए ना, मुझे भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। इस तरह से होटल से निकलता है कोई? कम अज़ कम आप मुझे कह तो सकते थे कि हम नाश्ता करके निकलते हैं। वो मुँह बिसोरते बोली। हाँ, ये सच था, उसने इज़ा को कुछ नहीं कहा था। इज़ा ने कहा कि हमें यहाँ से निकलना है। वो खामोशी से उसके साथ निकल आया, बिना खाने पीने का जिक्र किए, और अब यकीनन उसे भूख लगी थी और चाय की तलब भी महसूस हो रही थी। बस मैं अभी तुम्हें पहुंचाता हूँ बाज़ार की तरफ। इज़ा मेरी जान, इस वक्त मैं तुम्हें फ़ौरन से कुछ नहीं खिला सकता। हाँ, लेकिन इस इलाके से थोड़ा आगे जाकर बाज़ार की तरफ हो सकता है हमें कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाए। तो फिर जल्दी से गाड़ी चलाए ना, मुझे भूख लगी हुई है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। इस तरह होटल से निकलता है कोई? कम अज़ कम आप मुझे कह तो सकते थे कि हम नाश्ता करके निकलते हैं। वो मुँह बिसोरते हुए बोली। हाँ, ये सच था कि उसने इज़ा को कुछ नहीं कहा था। इज़ा ने कहा कि हमें यहाँ से निकलना है और वो खामोशी से उसके साथ निकल आया, बिना खाने का जिक्र किए। अब यकीनन उसे भूख लगी हुई थी और चाय की तलब भी महसूस हो रही थी। बस मैं अभी तुम्हें पहुँचाता हूँ बाज़ार की तरफ, कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा खाने के लिए। वो गाड़ी की स्पीड तेज़ कर चुका था। आई एम सॉरी, मुझे ख़याल नहीं आया कि हमें नाश्ता करके निकलना चाहिए। सफ़र लंबा था और इस सफ़र में आसानी से कुछ मिलना भी मुश्किल था। खैर, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ खिलाता हूँ, वो मुस्कुराते हुए उससे बोला। जल्दी कीजिए, बहुत सख्त भूख लगी हुई है मुझे, वो फिर से बोली, तो दामियार ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी थी। थोड़ी ही देर में वो बाज़ार की तरफ पहुंच गए थे। दामियार, आपकी आंखें इतनी रेड क्यों हो रही हैं? वो गाड़ी रोकते उसकी तरफ देखकर पूछने लगा कि वो उसके लिए खाने के लिए क्या लाए। जब उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, रात को नींद नहीं ले सका ना, शायद इसलिए। एक लम्हे के लिए भी आंख नहीं लगी। यकीन नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो गया। तुमने मुझ पर यकीन कर लिया। तुमने उस औरत का एतबार करने के बजाय मेरा एतबार करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती इज़ा, इस चीज़ ने मुझे कितनी खुशी दी है। मुझे लगा कि सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें यकीन दिलाता रहूँगा, लेकिन नहीं, तुमने मुझ पर एतबार किया। मुझे लगा था कि सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें यकीन दिलाता रहूँगा, लेकिन नहीं, तुमने मुझ पर एतबार किया। शायद तुमने उस आदमी की बातें ना सुनती तो शायद मुझ पर एतबार ही ना कर पाती, लेकिन खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुम्हारे दिल में मेरे लिए शक नहीं आने दिया। खुदा का करम है कि तुमने उस इंसान की सारी बातें सुन ली थी, वरना 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 क्या होता दामियार? मैंने कहा ना, मुझे आप पर यकीन है। अगर मैं उसकी बातें ना भी सुनती तब भी मुझे आप पर पूरा यकीन था। मैंने कहा ना कि अगर वो आदमी उस दिन मेरे सामने ये सारी बातें ना भी करता तो भी हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था दामियार, क्योंकि मैंने आपको मौका दिया है आप पर एतबार करके, और मुझे यकीन है आप मेरा एतबार कभी नहीं
और मुझे यकीन है कि आप मेरा एतबार कभी नहीं तोड़ सकते। और अब आप यहाँ बैठकर मुझसे इस तरह मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखना बंद करें और मेरे पेट का कोई हल निकालें, वरना मेरा पापी पेट आपको बददुआएं देगा। और किसी भूखे की बददुआएं नहीं लेते, गुनाह मिलता है। वो उसे देखते हुए इंतहाई मासूमियत से बोली तो दामियार जैसे होश की दुनिया में वापस आया। अगले ही लम्हे गाड़ी से निकलते वो उसके लिए कुछ लेने सामने स्नैक्स की दुकान पर चला गया। उस वक्त वो उसके लिए यही कुछ खाने का इंतज़ाम कर सकता था। इज़ा उसे जाते हुए देखने लगी। उसकी आंखों की खुशी देखकर उसे सुकून मिला। उसने दामियार पर यकीन किया, इसलिए नहीं कि दामियार उसके लिए एतबार के काबिल था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मोहब्बत में सच्चाई थी। वो जब अपनी मोहब्बत का इकरार करता तब उसकी आंखों में उसके लिए सच्ची मोहब्बत नज़र आती थी। उसको सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी बेईमानी नहीं करते, और उसे पता था कि उसका दामियार उसके साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकता। मोहब्बत में इम्तहान तो आते हैं, उसे यकीन था कि वो हर इम्तहान में दामियार के साथ होगी। उसे इतना यकीन देगी कि वो उस बुरे इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उसे इस काम के लिए खुदा ने चुना था। कुछ तो काबिलियत थी उसमें कि अल्लाह ने उसे उस शख्स के नाम लिख दिया था। शायद खुदा भी चाहता था कि वो उसे सीधे रास्ते पर लाए। ये नेकी ईज़ा के नसीब में लिखी थी, तो वो अपने खुदा पर यकीन रखती थी। वापस आते ही ईज़ा सबसे पहले अपने घर आई थी। दामियार उसे यहाँ ड्रॉप करके खुद अपने ऑफिस का चक्कर लगाने गया था। उसे देखते ही सब लोग खुश हो गए थे। उसके आने से घर में रौनक लग गई थी। हर कोई उसके आने पर बेहद खुश था। बारिक भी उससे बहुत खुशी से मिला। कितनी ही देर वो अपने सीने से लगाए उसे खड़ा रहा। अम्मी को बहुत खुशी हुई थी कि बारिक ने सब कुछ भूल भुलाकर अपनी बहन को चुना था, क्योंकि सारा गुनाह तो दामियार का था। जो किया धरा था सब दामियार का था, तो वो अपनी बहन से क्यों खफा होता। वो अपनी बहन को ना सिर्फ माफ़ कर चुका था, बल्कि अपनी तमाम तर गलत फहमियाँ भी दूर कर चुका था। इज़ा बेटा, हमने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया। तुमने जैसा चाहा हमने वैसा किया, लेकिन दामियार के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं बच्चे। बाबा उसे देखते हुए बोले तो उसका मूड ख़राब होने लगा। हाँ इज़ा, ये मत सोचना कि हम तुम्हारा साथ नहीं निभाएंगे। हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं, लेकिन दामियार को चुनना सरासर बेवकूफ़ी है। तुम उसे बढ़ावा दे रही हो। उसके साथ तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं। अगर तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती तो अब भी वक्त है। चाचा जान भी उसे देखते हुए बोले, हाँ इज़ा, वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम उसे छोड़ दो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ये मत सोचना कि तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हें खुला दिलवाएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। ईज़ा, तुम्हें उस इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बारिक उसे देखते हुए बोला। अम्मी ईज़ा के आने की खुशी में किचन में सब कुछ स्पेशल तैयार करवा रही थी, जबकि शहीर ज़बर बारिक के साथ बाबा और चाचा जान भी उसके साथ बैठे उसे समझा रहे थे। बस करें बाबा, भैया क्या हो गया आप लोगों को? क्या आप लोगों को मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ? मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। दामियार मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं उन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और प्लीज़ आज के बाद मेरे सामने इस तरह की बात मत कीजिएगा, वरना मैं यहाँ आना ही छोड़ दूँगी। वो गुस्से से कहती वहाँ से उठती अम्मी के पास किचन की तरफ आ गई, क्योंकि उन सब के साथ बैठते हुए कभी उन लोगों को शायद यकीन न दिला पाती कि वो दामियार के साथ खुश है। उनके ज़हन दामियार को एक अच्छे इंसान के रूप में कबूल नहीं कर सकते थे, और वो उन लोगों को ज़बरदस्ती यकीन नहीं दिला सकती थी। उसने कमरे में कदम रखा तो शहीर कमरे में नहीं था। कमरे से निकालने के बाद आज वो पहली दफ़ा यहाँ आई थी। वो भी अम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा था, शहीर को कमरे से बुला कर लाओ, अभी ईज़ा वापस चली जाएगी। दामियार आ गया तो बस वो उसे अम्मी का पैगाम देने ही ऊपर आई थी। शहीर उसे मुंह नहीं लगा रहा था। कल रात जो कुछ हुआ इसके बाद वो उससे बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि इतनी बड़ी गलतफहमी थी उसको, लेकिन शहीर तो उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहा था। उसे बताना चाहती थी कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थी, लेकिन शहीर तो उसे मुंह तक नहीं लगा रहा था। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद वो उससे बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार थी, लेकिन वो शहीर, वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। इन रिश्तों की वजह से वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, अपने शोहर को खुद से नाराज़ कर रही थी, और शोहर को नहीं बल्कि खुदा को भी नाराज़ कर रखा था उसने। कल सारी रात बाबा के पास बैठे रोते हुए गुजर गए। यकीन नहीं आ रहा था कि उन रिश्तों पर इसने यकीन किया था जो बचपन से उसके हो ना सके थे। वो औरत जो कभी उसके घर पर आकर उससे सीधे मुंह बात ना करती थी, उसके शीरीं लहजे में कैसे बहक गई वो क्यों नहीं कर सकती थी।
वो क्यों नहीं कर सकती थी पहचान इंसान की? ना वो शहीर जैसे अच्छे इंसान की पहचान कर सकी थी और ना ही अपने ताया जैसे मतलबी और खुदगर्ज लोगों की। लेकिन नहीं, अब बहुत कुछ हो चुका था, अब बहुत हो गया था। वो शहीर से माफ़ी मांगेगी, अपनी गलतियों का कफ़ारा करेगी। वो हक पर था, उसका नाराज़ होना हरगिज़ गलत नहीं था। उसने अपनी ज़ात से अपने शोहर को कौन सी खुशी दी थी कि वो उससे खुश होता। वो इन्हीं सोचों में डूबी थी जब शहीर को सिर्फ ट्राउज़र पहने शर्टलेस रूम से बाहर आते देखा। वो अभी अभी शावर लेकर वॉशरूम से निकला था। उसे अपने कमरे में देखकर ना तो वो चौंका और ना ही उसने उसे कोई अहमियत दी। गले में टॉवल डाले वो आईने के सामने खड़ा अपने बाल सुखाने लगा। जब वो उसके पास आकर रुकी, शहीर, वो अम्मी आपको नीचे बुला रही थी, इज़ा चली जाएगी ना तो ठीक है। वो उसकी बात काट गया। शहीर, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात, वो कुछ कहने ही वाली थी जब उसने अचानक उसकी तरफ देखते उसे गर्दन से पकड़कर अपने करीब किया। आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में मत आना, वरना सज़ा इतनी मामूली नहीं होगी। वो उसके लबों पर मौजूद नन्हे कतरे खून की उंगली से बेदर्दी से मसलता बेड पर पड़ी शर्ट उठाकर कमरे से निकल गया, जबकि वो कितनी ही देर उस दरवाजे को देखती रही जिससे अभी वो निकल कर कमरे से बाहर निकला था।